नमस्कार साथियों, श्री श्याम क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पशुधन सहायक की जो वैकेंसी होगी उसके लिए अपन ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो साथियों, जो भी भाई वेटनरी से जुड़ी हुई किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। चलिएगा साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जो जोड़ों के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाती है। तो दोस्तों, जोड़ों से संबंधित जो शाखा है वो ऑर्थोलॉजी कहलाती है। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑस्टियोलॉजी। तो दोस्तों, यह हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। बात करें मायोलॉजी की, तो दोस्तों जो मांसपेशियां जो मसल्स होती हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में। तो साथ ही जो टिश्यूज होते हैं, उत्तक होते हैं, उनका अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है अपना कि अस्थि की मध्य गुहा जिसमें वायु या द्रव्य भरा हुआ होता है क्या कहलाती है। कि अस्थि की ऐसी गुहा जिसके अंदर या तो वायु भरी हुई हो या कोई द्रव्य भरा हुआ हो, तो दोस्तों उस गुहा को साइनस बोला जाता है। बात करते हैं यहाँ पर अपन फोरामेन के बारे में। तो दोस्तों फोरामेन अस्थि के अंदर, हड्डी के अंदर एक ऐसा छिद्र होता है जिसके अंदर से रक्त वाहिनिकाएं और दोस्तों जो तंत्रिकाएं होती है नर्वस सिस्टम की, वो गुजरती हैं। ठीक है, इसके बाद में साथियों अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंतःकंकाल एवं परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करता है। कि निम्न में से आपको बताना है कि कौन कोशिका के अंतःकंकाल का और परिवहन तंत्र दोनों के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है ये कोशिका के अंतःकंकाल और दोस्तों परिवहन तंत्र, इन दोनों का कार्य करती है। कौन सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जिसे आप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में साथियों अपना अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है कि वह पशु जिसकी कशेरुक दंड की अस्थियों का सूत्र C7 TH18 L6 S5 CO कोक्सियल 15 से 21 होता है। तो दोस्तों यह जो आपको कशेरुक दंड का सूत्र दिया गया है ये घोड़े का होता है। गोवंश में बात करें तो अपन TH जो होती है वो 13 होती है और दोस्तों बकरे के अंदर भी यही होती है TH13 और भेड़ के अंदर भी TH13। दोस्तों जो थोरेसिक कशेरुकाएं होती हैं 18 किन के अंदर होती हैं, हॉर्स घोड़े के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न गोवंश के पशुओं में होती है, यानी जो गोवंश के पशु होते हैं उनमें कितनी जोड़ी रिब्स पसलियां पाई जाती हैं, 7 जोड़ी, 9 जोड़ी, 13 जोड़ी या दोस्तों 18 जोड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका गोवंश के अंदर जो होती हैं रिब्स होती हैं, पसलियां होती है, कितनी पाई जाती हैं, 13 जोड़ी पाई जाती हैं दोस्तों। बात करें 18 जोड़ी तो दोस्तों ये घोड़े के अंदर होती है। ठीक है, जोड़ी की बात करें तो 18 हो जाएगी, संख्या की बात करेंगे तो 36 हो जाएंगी मेरे साथियों। ठीक है, और ये 7 जोड़ी और 9 जोड़ियां जो होती हैं छोटे आकार के जो पशु होते हैं या उभयचर जो प्राणी होते हैं जैसे मेंढक हो गया, इनके अंदर ये 12 से नीचे की जो फसलियां होती है ये पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गोवंश में जो पशु होते हैं उनमें पसलियों की संख्या, तो गोवंश में 13 जोड़ी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका शरीर की सबसे लंबी तथा बड़ी बोन कौन सी होती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है फीमर जो होती है ये शरीर की सबसे लंबी और बड़ी अस्थि होती है, मजबूत अस्थि भी होती है जो पश्चपाद के अंदर पाई जाती है। अर्थात आपसे पूछ लिया जाए अग्रपाद के बारे में कि अग्रपाद की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ह्यूमरस। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है शरीर की सबसे लंबी और बड़ी अस्थि, तो राइट आंसर करेंगे साथियों फीमर बोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है। तो दोस्तों एबोमेज्म जो होता है जुगाली करने वाले पशुओं में, जो रुमंथी प्राणी होते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं, उनके अंदर
ट्रू स्टोमक सत्य आमाशय का कार्य करता है। बात करते हैं अपन रुमन के बारे में। तो दोस्तों जो रुमन है यह पहला आमाशय होता है, यानी आमाशय का पहला भाग होता है, जिसमें दोस्तों खाद्य पदार्थों का प्रारंभिक किण्वन भी करने का कार्य किया जाता है। बात करेंगे रेटिकुलम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर छोटे जो कण होते हैं उनको अलग और जुगाली करने में मदद करता है। ओमेज्म के बारे में बात करें तो ओमेज्म के अंदर दोस्तों पानी और अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पित्ताशय अनुपस्थित होता है। किन प्राणियों किन पशुओं के अंदर दोस्तों जो पेनक्रियास पित्ताशय जो होता है ये अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे हॉर्स जो घोड़ा होता है इसके अंदर पित्ताशय अनुपस्थित होता है। वो किस कारण से कि दोस्तों जो घोड़ा होता है उसमें लीवर में ही सीधे पित्त का उत्पादन किया जाता है और जो ये आंतों में लगातार रिलीज होता रहता है ताकि भोजन को पाचन करने में मदद कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगला क्वेश्चन आता है आपका मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है, अर्थात मूत्र में आरबीसी का आना क्या कहलाएगा, हेमीचूरिया कहलाता है। अर्थात मूत्र में अगर हीमोग्लोबिन की उपस्थिति है तो उसे बोलेंगे अपन हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोलाइसिस क्या होता है दोस्तों, आरबीसी की टूटने की प्रक्रिया होती है और आरबीसी टूटेगी तो दोस्तों हीमोग्लोबिन मुक्त होगी और हीमोग्लोबिन मुक्त होगी तो दोस्तों मूत्र के साथ में बाहर आ जाएगी तो हीमोग्लोबिन यूरिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अपन बात करेंगे पायूरिया। तो दोस्तों जो मूत्र होता है उसमें प्यूरोट सामग्री या मवाद का आना ही दोस्तों पायूरिया कहलाता है मेरे साथियों। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना आता है न्यूट्रोफिल्स भाग है। जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये किसका भाग होती है दोस्तों, भाग तो ये WBC का होती है। और अब ये WBC भी जो होती है दो भागों में बटी हुई होती है, एक तो ग्रेनुलोसाइट WBC होती है और एक एग्रेनुलोसाइट। तो दोस्तों जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये ग्रेनुलोसाइट WBC का प्रकार होती है, जो दो प्रकार की होती है, एक तो न्यूट्रोफिल्स होती है, दूसरी होती है इयोसिनोफिल्स और तीसरी होती है दोस्तों बेसोफिल्स। तीन प्रकार की होती है ग्रेनुलोसाइट WBC। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे श्वेत रक्त कोशिका के एग्रेनुलोसाइट। तो दोस्तों दो प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट के बारे में बात करेंगे तो यह भी दो प्रकार की होती है, एक तो टी सेल्स होती है, एक बीटा सेल्स होती है। बात करें लाल रक्त कोशिका यानी जो आरबीसी होती है इसके बारे में, तो दोस्तों इसका जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य होता है और दोस्तों इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में ये दोस्तों आरबीसी बनती है। बात करें बिंबाणु प्लेटलेट्स के बारे में तो दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है रक्त का थक्का जमाने का कार्य होता है साथियों। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन आता है कि शरीर की वह सामान्य क्षमता जो उसे किसी रोग विशेष से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी या दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों जो इम्यूनिटी है ये किसी भी रोग से लड़ने के लिए दोस्तों शरीर को क्षमता प्रदान करता है। एंटीजन के बारे में बात करें तो दोस्तों एंटीजन जो होता है बाह्य कारक से प्रवेश करता है जो इम्यून सिस्टम को सक्रिय करने का कार्य करता है, अर्थात विदेशी ताकतों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, एंटीबॉडी जो होती है दोस्तों यह एंटीजन के खिलाफ प्रतिक्रिया करने का कार्य करती है। और इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है जो शरीर को प्रदान की जाती है वो इम्यूनिटी पावर के दौरान की जाती है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा साथियों अगला क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोजन उदाहरण होता है। तो दोस्तों ग्लाइकोजन जो होता है एक पोलिगोसैकेराइड का उदाहरण होता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन एमिनो अम्ल की संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है। एमिनो अम्ल की संरचनात्मक इकाई वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज लवण की। तो दोस्तों जो एमिनो अम्ल होता है ये किसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होगा, एमिनो अम्ल। ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, आवश्यक और गैर आवश्यक। आवश्यक होते हैं 10 और गैर आवश्यक होते हैं 10। टोटल कितने भी एमिनो अम्ल होते हैं, 20 एमिनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है,
विटामिन डी से दोस्तों रिकेट्स या ओस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन के की कमी से दोस्तों हेमरेज होता है, जिससे ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? लोहा, जिंक, कॉपर या आयोडीन। तो दोस्तों जो घेंगा रोग है ये आयोडीन की कमी के कारण से होता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा वहन की जाने वाली ऑक्सीजन कितनी होती है? दोस्तों 1.36 ml जो ऑक्सीजन है ये 1 ग्राम हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है इतनी ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, जो पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 2.16 करोड़ थी 2012 की जनगणना के अनुसार। तो दोस्तों कौन सी पशु गणना थी? 19वीं पशु गणना। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनिश्चित पाठ्यक्रम की वह शिक्षा जो शिक्षण संस्थानों के बाहर दी जाती है उसे किस प्रकार की शिक्षा बोला जाता है? जो शिक्षण संस्थानों के बाहर से दोस्तों दी जाती है तो इसे दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा बोला जाता है। ऐसी शिक्षा जो किसी शिक्षा संस्थान से बाहर दी जाने वाली शिक्षा होती है, कौन सी? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, गोगा मेडी पशु मेला आयोजित होता है नागौर जिले में, बाड़मेर जिले में, झालावाड़ जिले में या दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में? राइट आंसर हो जाएगा गोगा मेडी जो पशु मेला है बाड़मेर जिले के अंदर दोस्तों आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, प्रसार शिक्षा में कठपुतली का जो खेल होता है वो किस प्रकार का साधन होता है? तो दोस्तों यह श्रव्य दृश्य साधन दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, बात करेंगे श्रव्य साधन तो दोस्तों रेडियो जो है इसका श्रव्य साधन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नस्ल सुधार कार्यक्रम की सफलता के लिए क्या आवश्यक होता है? तो दोस्तों अगर अपन नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाएंगे तो उसके लिए अवांछित प्रजनन को रोकना भी जरूरी होता है, नाकारा सांडों का बधियाकरण भी करना जरूरी होता है और प्रजनन नीति के अनुरूप पशुओं में प्रजनन कराना भी होता है। अर्थात तीनों के तीनों उद्देश्य या कार्यक्रम की सफलता के लिए जरूरी होते हैं नस्ल सुधार के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि पशु गणना 2012 थी। दोस्तों यह है देश की 19वीं पशु गणना थी 2012 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है, नवीनतम एवं परंपरागत तकनीक से तुलनात्मक शिक्षा देने की विधि कौन सी होती है? तो दोस्तों विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन दोनों होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं संयुक्त जो प्रदर्शन होता है वो नवीनतम और परंपरागत तकनीक से तुलनात्मक शिक्षा देने की सबसे बेस्ट विधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीखने का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा होता है? साथियों आप किसी भी काम को अगर जब तक अपने हाथ से प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तो उस काम को सीखने की संभावना आपकी सबसे कम होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं किसी भी काम को सीखने के लिए उसे करके देखना सबसे ज्यादा अधिक लोकप्रिय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, गंभीर टिम्पैनी में पशु की मौत हो सकती है श्वसन क्रिया बंद होने के कारण भी, हृदय के कार्य न करने से भी या टॉक्सीमिया दम घुटने से भी? दोस्तों उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे, इसके उपरोक्त सभी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोप्रोफेजिया से तात्पर्य है? दोस्तों जो कोप्रोफेजिया होता है ये पशु द्वारा स्वयं या अन्य पशुओं का गोबर खाना ही कोप्रोफेजिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पास्चुरोला मल्टीसीडा कारक होता है कौन से रोग का? ये कारक होता है एंथ्रेक्स का, लंगड़ा बुखार का या दोस्तों ब्रुसेलोसिस का या गलघोटू का? दोस्तों अपन बात करेंगे जो ये पास्चुरोला मल्टीसीडा होता है ये गलघोटू रोग का दोस्तों रोग कारक होता है। बात कर लेते हैं एंथ्रेक्स रोग कारक के बारे में तो दोस्तों जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है ये एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक होता है। बात करेंगे लंगड़ा बुखार ब्लैक क्वार्टर के बारे में दोस्तों जापानी ईओसिनोफिलाइसिस जो होता है ये पास्चुरोला मल्टीसीडा का रोग कारक होता है। और अगर अपन हम बात करेंगे ब्रुसेलोसिस डिजीज के बारे में तो दोस्तों ये कई प्रकार का होता है, जैसे ब्रुसेला सुइस सुअर के अंदर होता है, ब्रुसेला कैनिस ये कुत्ते के अंदर होता है, तो कई प्रकार का होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्भपात होना विशेष लक्षण है? ब्रुसेलोसिस का, ट्यूबरकुलोसिस का, खुर पक्का, मुंह पक्का का, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो गर्भपात होना एक प्रकार का विशेष लक्षण किस बीमारी का होता है? जो आपकी ब्रुसेलोसिस डिजीज होती है, इसके अंदर गर्भपात होना ही इसका विशेष लक्षण माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, रेड वाटर रोग कौन सा होता है? तो दोस्तों जो बब्बेसियोसिस डिजीज होती है, इसे रेड वाटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाह्य परजीवी को मारने हेतु प्रयुक्त दवा किसी पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्तता कौन सी होती है? तो दोस्तों ये आर्सेनिक विषाक्तता कहलाती है। अर्थात किसी भी परजीवी को मारने वाली जो प्रयुक्त दवा होती है, उसको अगर कोई पशु चाट लेता है तो उसमें आर्सेनिक विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सर्रा रोग का कारक होता है? तो दोस्तों ट्रिप्नोसोमा इवांसी जो होता है, सर्रा रोग का रोग कारक होता है। और यह रोग किस पशु का महत्वपूर्ण डिजीज होती है? ऊंट के अंदर दोस्तों सर्वाधिक देखने को मिलती है। अर्थात अपन बोल सकते हैं ऊंट की सर्वाधिक लोकप्रिय डिजीज कौन सी है? सर्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिल्क फीवर रोग होता है? तो दोस्तों जो मिल्क फीवर होता है एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज कहलाती है, जो उपापचय यानी पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण से दोस्तों उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हॉट एयर ओवन में प्रयुक्त तापक्रम एवं समय कितना होता है? 160 डिग्री सेल्सियस एवं 1 घंटे के लिए इसका समय होता है। टेम्परेचर कितना होगा? 160 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्नलिखित में से एंटीसेप्टिक नहीं होगा? तो दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक होता है ये एंटीसेप्टिक नहीं होता है, ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड की श्रेणी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निश्चेतक का कार्य होता है? तो दोस्तों चेतना हरण, वेदना हरण और पेशी शीतलन ये सभी कार्य होते हैं निश्चेतक के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, कैटगैट बनाया जाता है? तो दोस्तों जो कैटगैट होता है ये भेड़ की जो आंत होती है उसकी अधश्लेष्मा परत से बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनियमित परिधि रफ व चमड़ी के कुछ भाग लुप्त वाला घाव कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों जो विदीर्ण घाव होता है, अनियमित परिधि रफ व चमड़ी के कुछ भाग वाला जो घाव होता है विदीर्ण घाव होता है। बात करते हैं वेदित घाव के बारे में। दोस्तों नुकीले वस्तु से होने वाला घाव होता है। घाव तो छोटा होता है लेकिन दोस्तों ये अंदर तक गहराई में दखा हुआ होता है। ठीक है, बात करें छेदित घाव की, दोस्तों गोली से जो बनने वाला घाव होता है वो घाव होता है जो आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। बात करेंगे विषाक्त घाव की, दोस्तों यह विषाक्त पदार्थों या रसायनों के प्रवेश करने से बनने वाला घाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानीय निश्चितक के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों जो क्लोरोफोम है ये सामान्य निश्चितक यानी जनरल निश्चितक के रूप में कार्य करता है। बाकी लिग्नोकेन, कोकेन और प्रोकेन दोस्तों ये स्थानीय निश्चितक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के किसी जोड़ अथवा संधि पर अधिक तनाव से उत्पन्न चोट क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो आसपास की संधि होती है, हड्डियां होती है, उनकी जो लिगामेंट्स खिंच जाते हैं उसके कारण से शरीर में क्या आ जाती है? मोच। फ्रैक्चर जो होता है हड्डी का टूटना या फट जाना। संधि विस्थापन, हड्डी का अपनी जगह से खिसक करके दूसरी जगह पर चला जाना। घाव जो होता है आपको जो त्वचा पर होता है, किसी ऊतकों पर होता है, खुला घाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, अस्थि की निरंतरता में दरार या भंग जो होती है वो क्या कहलाती है? अस्थि भंग दोस्तों उसे बोला जाता है। जो अस्थि की निरंतरता होती है, कंटिन्यूटी होती है, वो दरार हो गई उसमें या भंग आ जाता है तो दोस्तों अस्थि भंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, चारे में सामान्यतः क्रूड फाइबर होता है? तो दोस्तों 18% से अधिक होता है चारे में क्रूड फाइबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
1 ग्राम प्रोटीन से उत्पन्न कैलोरी होती है। दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन के बारे में। पशु को 24 घंटे के दौरान दिए जाने वाली खाद्य पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो राशन कहलाती है। और एक बार में देना खुराक बोलते हैं, और 24 घंटों के दौरान जो खाद्य पदार्थ सामग्री उसे दी जाती है उसे दोस्तों राशन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हार्मोन्स का स्रावण नियंत्रित होता है। तो दोस्तों जो शरीर में हार्मोन्स का स्रावण होता है वो अग्र व पश्च दोनों पीयूष ग्रंथि से दोस्तों ये नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पशुओं की दैनिक आहारीय आवश्यकता मुख्यतः निर्भर करती है। तो दोस्तों वह पशु शरीर के भार और उसके उत्पादन दोनों के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका कि नवजात बछड़े बछड़ियों को क्लोस्ट्रिडियम यानी खीस की दी जाने वाली योग्य मात्रा कितनी होती है? दोस्तों नवजात शरीर भार का 1/10 भाग उसे क्या पिलाया जाता है? खीस या क्लोस्ट्रिडियम की मात्रा पिलाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कपास के पौधों में पाया जाने वाला विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों जो गॉसिपियम विषाक्त पदार्थ होता है ये कपास के पौधों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है साइलेज उन फसलों का बनाया जाना चाहिए जिनमें साथियों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। उन्हीं पौधों का दोस्तों उन्हीं फसलों का साइलेज बनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की कुल गायों की संख्या से कितने प्रतिशत भारत के अंदर है? तो दोस्तों विश्व की 32% गाय जो है ये अपन बता रहे हैं 2012 की पशु गणना के अनुसार। ठीक है, 32%। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी नस्ल की गाय सवाई चाल के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों जो कांकरेज नस्ल की गाय की नस्ल है ये सवाई चाल के लिए जानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वैम्प भैंस और वाटर भैंस में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों इन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या का अंतर होता है। एक में 48 होता है और एक में 50 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है ट्विच निम्न में से किस जानवर को नियंत्रित करने के काम में आती है? तो दोस्तों हॉर्स घोड़े को नियंत्रित करने के लिए ट्विच उपकरण काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है रिफ्यूज विधि है। तो दोस्तों यह गाय को नीचे गिराने की एक प्रकार की विधि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि वह स्थान जहां पर जीन गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं वो क्या कहलाता है? कि ऐसा स्थान जहां पर जो जीन होते हैं गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं वह स्थान कौन सा कहलाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकस। लोकस क्या होता है कि लोकस वह स्थान होता है जहां पर जो जीन होते हैं गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका लोकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कितने वर्ष का ऊंट फुल माउथ कहलाता है? यानी कि कितने वर्ष के ऊंट के अंदर जो दांत होते हैं वो मुंह के अंदर फुल कंप्लीट तरीके से भर जाते हैं? तो 7 वर्ष के ऊंट के अंदर दोस्तों फुल माउथ कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गोधन द्वारा चिन्हित करने के लिए पशु का कौन सा अंग काम में लिया जाता है? तो जब दोस्तों पशु की गुदाई की जाती है गोधन विधि चिन्हित करने के लिए काम में ली जाती है तो पशु का जो दोस्तों कान होता है ये काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायों का आवास बनाते समय एक गाय को आवास हेतु कितनी जमीन की जरूरत होती है? तो दोस्तों 20 से 30 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है एक गाय को रखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बहुयुग्म एलील का उदाहरण कौन सा होता है? गायों के कोट का रंग, ड्रोसोफिला के आंखों का रंग या रक्त समूह? तो दोस्तों बहुयुग्म एलील का जो उदाहरण होगा वो रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका इंसानों में गंजापन का उदाहरण है। तो दोस्तों जो इंसान होते हैं उनमें गंजापन का उदाहरण
सेक्स इन्फ्लुएंट ट्रेट का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन जिसे आप बोलते हैं वो बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है एपिस्टेसिस क्या होता है? दोस्तों एक लोकस का जीन दूसरे जीन के प्रभाव को खत्म कर देना ही दोस्तों एपिस्टेसिस बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है एक ही नस्ल के जानवर जो आपस में रिश्तेदार नहीं हो कि ब्रीडिंग को क्या कहा जाता है? कि जानवर तो हैं एक ही नस्ल के लेकिन वो आपस में रिश्तेदार नहीं है, तो उनकी ब्रीडिंग क्या कहलाती है? लाइन तो एक ही है, तो दोस्तों इसे बोलेंगे लाइन ब्रीडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64 होती है। और दोस्तों 63 जो होती है खच्चर के अंदर होती है, गधे के अंदर 62 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका प्रोजनी टेस्टिंग क्या होती है? तो दोस्तों यह नर सांड के चयन की एक विधि होती है, कौन सी? प्रोजनी टेस्टिंग। ठीक है, नर सांड के चयन करने की विधि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्राम के आधार की योजना शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ग्राम के आधार योजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दोस्तों इसकी योजना शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस जानवर के सीमन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों जो सुअर होता है इसके सीमन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका Ln2 द्रव्य नाइट्रोजन का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस। Ln2 यानी जो नाइट्रोजन जार होता है उसका तापमान होता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े में ब्याने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोलिंग बोला जाता है, किडिंग बकरी के ब्याने की, लैम्बिंग भेड़ के ब्याने की और कवलिंग दोस्तों भैंस के ब्याने की क्रिया कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस जानवर का अंडाशय बादाम के आकार का होता है? दोस्तों जो घोड़ी होती है इसका जो अंडाशय है वो बादाम शेप का, एलमंड शेप जो दोस्तों अंडाशय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भैंस में मध्य चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? दोस्तों हीटिंग पीरियड जो होता है 21 दिनों का होता है भैंस के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, घोड़ी का गर्भकाल कितना होता है? दोस्तों जो घोड़ी होती है इसका गर्भकाल 11 माह 11 दिन का होता है। कितना होता है? 11 माह 11 दिन का। ठीक है, बात करें गाय का 9 माह 9 दिन, बकरी का 5 माह 5 दिन और भैंस की बात करें 10 माह 10 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, किस बीमारी में गाय में गर्भपात 2 से 4 माह में हो जाता है? दोस्तों जो आपकी ट्राइकोमोनास डिजीज होती है इसके अंदर 2 से 4 सप्ताह के अंदर दोस्तों गर्भपात की स्थिति हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका, उपचार पर्ची में एंटीसिप्स यानी एसी का अर्थ होता है कि भोजन के बाद उपचार। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, उपचार पर्ची में एंटीसिप्स एसी का अर्थ क्या होता है? अर्थात जो टैबलेट्स होती हैं, जो मेडिसिन होती है जो भोजन के पहले लेनी होती है तो उसका अर्थ होता है एंटीसिप्स का अर्थ क्या होता है? भोजन से पहले टैबलेट्स लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइनाइड विषाक्तता की प्रति औषधि कौन सी होती है? सोडियम थायोसल्फेट प्लस सोडियम नाइट्रेट जो होती है ये साइनाइड विषाक्तता की प्रति औषधि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, थलेरिया रोग के उपचार हेतु इंजेक्शन ब्यूटालैक्स की मात्रा एवं प्रयोग की विधि क्या होती है? तो दोस्तों इसके लिए 1 ग्राम यानी 1 mg प्रति 20 केजी बॉडी वेट के हिसाब से 5% जो सॉल्यूशन होगा IM मेथड से दोस्तों ये दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक टेबल स्पून फुल समतुल्य होता है तो दोस्तों ये 20 मिलीलीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुत्तों के रक्त वाहिनियों में इंजेक्शन लगाने का मूल स्थान कौन सा होता है? तो दोस्तों जो एक्सटर्नल सिफेनस वेन होती है इनके अंदर दोस्तों जो इंजेक्शन होता है वो लगाने का मूल स्थान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका,
मुलायम अर्ध ठोस औषधि जो वसी या तेलीय फेराफिन आधार भाग में तैयार की जाती है, वह केवल बाहरी उपयोग के लिए ही होती है, वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस प्रकार की औषधियों को ऑइंटमेंट मल्लम बोला जाता है, जो केवल और केवल बाहरी उपयोग के लिए की जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वे औषधियां जो गर्भाशय के संकुचन को बढ़ा देती हैं क्या कहलाती है? तो गर्भाशय को संकुचन बढ़ाने वाली औषधियां इकोबोलिक्स औषधियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज की इस क्लास का कि गोवंश में नेजल ग्रेनुलोमा रोग के इलाज हेतु अधिक काम में लिए जाने वाली औषधि कौन सी होती है? टार्टर इमेटिक जो औषधि होती है नेजल ग्रेनुलोमा के उपचार के लिए काम में ली जाती है। तो साथियों, ये 2016 के अंदर जो जनरल एरिया का पेपर हुआ था पशुधन सहायक का, ये क्वेश्चन पेपर था इस प्रकार का। दोस्तों इसी प्रकार से कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए बने रहे श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल के साथ में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।